हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज़ राहुल परमार। जय हिंद एवरीबॉडी, भारत माता की जय। प्लीज़ बताइए मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? मैं दिखाई और सुनाई आप लोग को दे रहा हूँ? हाँ बेटा, आज हमारी 2 क्लास है बैक टू बैक। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। हाँ, 7:45 पे भी हमारी ही क्लास है। प्रॉपरली ऑडिबल हूँ, क्लियरली विजिबल हूँ आप सभी लोगों को? बताइए, प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ क्लियरली? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। चलिए, ओके। तो लास्ट क्लास के अंदर हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे। तो अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म हम इस क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। और अगली जो क्लास आएगी उस क्लास के अंदर हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया इन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग याद रखिएगा कि इसके बाद का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। तो अगले क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दोनों ही चीज़ें आज आपको बताऊंगा मैं। हाँ मैं खुश हूँ बेटा हमजा। चलो, हाँ आज हमारी 2 क्लास है और दोनों क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे आराम से। और आज आपको अच्छा भी लगेगा, मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। मैं खुश हूं एकदम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओके। तो आखिरी क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अर्थक्वेक को। क्या होता है अर्थक्वेक? अर्थक्वेक का मीनिंग होता है गुरुजी, सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अर्थ लिथोस्फीयर। इट क्रिएट सिस्मिक वेव्स। हमारी धरती की शेकिंग होना क्योंकि हमारे लिथोस्फीयर से एनर्जी का रिलीज होता है, इसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक कंप्लीट हुआ। अर्थक्वेक के बाद आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सुनामी एंड वोल्केनिज्म। इन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे, ठीक है? थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे। स्पीड के साथ इसलिए चलेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी थोड़ा पीछे चल रहे हैं हमारे सिलेबस में, तो है ना। और दैट इज द रीजन ओनली कि मैं आज आपकी क्लास भी कंटिन्यू कर रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा, बहुत आराम से आपको हर एक चीज समझा दूंगा मैं, बेफिक्र होकर के, ठीक है? चलिए, तो लास्ट क्लास के अंदर मैं आप लोग को बता चुका था अर्थक्वेक के आने के कारण। सबसे पहले कारण को फिर से रिपीट करते, दैट इज वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि धरती के अंदर से लावा निकल के बाहर आता है। अर्थ के इंटीरियर से जब लावा निकलता है तो वो धरती की सतह पर प्रेशर लगाता है। आप समझ रहे हो ना, जब किसी हिस्से पर ज्वालामुखी फटती है तो सतह पर करके प्रेशर लगाती है, और वही प्रेशर धरती के अंदर के इनएक्टिव सेल्स को एक्टिव कर देता है, और वही सेल्स भूकंप लेकर के आते हैं। भूकंप है क्या? एकदम से कहीं कहीं जगह एनर्जी का रिलीज हो जाना जो कि धरती को वाइब्रेशन करा दे, उसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ऐसा तक कहा जाता है ईच वोल्केनिज्म इज फॉलोड बाय एन अर्थक्वेक। मतलब हर वोल्केनिज्म के बाद भूकंप का आना जाना लगभग तय ही रहता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलास्टिक एंड रिबाउंड थ्योरी। इलास्टिक एंड रिबाउंड थ्योरी बड़े अच्छे से आपको समझाती है। मैं आपको इसका एग्जांपल बेल्ट के तरीके से बताता हूं। देखो बेटा, क्या है, ये है हमारी अर्थ, और हमारी अर्थ ना एकदम इलास्टिक है और खिंची हुई है। अर्थ जो है, पूरी की पूरी अर्थ की बात कर रहा हूं मैं, एकदम ये खिंची हुई है ऐसे, यूं टाइटली अर्थ। अब क्या होता, सडनली कहीं पर क्रैक बन जाए। बहुत जगह ऐसी होती है कि टेक्टोनिज्म की वजह से, वोल्केनिज्म की वजह से, किसी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से क्रैक बन रह जाता है। तो ये इलास्टिक का मतलब होता है एक प्रकार का खिंचाव, और जैसे इस पर क्रैक बन जाएगा सडनली एनर्जी रिलीज होगी। और जब जैसे देखो ना, एक खिंचाव है और बीच में से कहीं से अगर रबर टूटे तो एकदम से पास आएगा, तो जो एकदम से पास आएगा वही आपका अर्थक्वेक लेकर के आएगा। मतलब हमारी अर्थ एक इलास्टिसिटी की तरह खिंची हुई है, और अगर इसके ऊपर कहीं क्रैक बन जाता है तो वही क्रैक आपका
तेजी से अर्थक्वेक लेकर के आ जाएगा। एक्सप्लेन हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन रॉक। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी बताती है कि कैसे एनर्जी चट्टानों के अंदर स्टोर्ड होती है। खिंचाव की वजह से इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड होती है, वो बीच में क्रैक आने की वजह से वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। आर रिलीज्ड बाय सडनली एंड जनरेट अर्थक्वेक। वो एकदम से जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी वजह से भूकंप आता। मैंने 3 तरीके बताए। पहला तरीका वोल्केनिज्म, दूसरा तरीका टेक्टोनिज्म और तीसरा तरीका इलास्टिक एंड रिबाउंड थ्योरी, जिसके चलते भूकंप आते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा आपका एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के अंदर आ जाता है बड़े बड़े डैम्स। जब हम बड़े डैम बनाते हैं उसकी वजह से भी संभावना होती है उस इलाके के अंदर भूकंप आने की। काहे गुरुजी? ऐसे बेटा कि जैसे ये नदी बह रही है, आप जानते हैं? हाँ जी सर। अब नदी के मुहाने पर आपने बना दिया डैम। अगर नदी के मुहाने पर आपने डैम बना दिया तो आप समझो पहले नदी इतनी पतली थी, बट जैसे आपने डैम बनाया तो नदी के पीछे पानी इकट्ठा होना शुरू हुआ, जिसको हम बोलते हैं बैक वाटर। अगर किसी को यह नहीं पता कि सर बैक वाटर की परिभाषा क्या होती है, तो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं। किसी भी चीज के पीछे का पानी उसे बैक वाटर बोलते हैं। जैसे डैम बना हुआ तो डैम के पीछे जो पानी है उसे बैक वाटर बोलते हैं, और उसके आगे जो पानी उसे हेडवर्ड स्ट्रीम बोलते हैं, जो उससे निकल के नीचे की तरफ जाती है, या फिर डाउनवर्ड स्ट्रीम जो डैम से नीचे निकल के आगे की तरफ जाती है। तो यहां पर जब पानी हमने रोका डैम का, तो पीछे इतना पानी इकट्ठा हुआ, ये दिखाई दे रहा, ये बैक वाटर है। अब यही बैक वाटर धरती के अंदर धीरे धीरे रिसेगा। रिसेगा मतलब परकोलेट होगा और ग्राउंड वाटर बनेगा। हमने पढ़ा था ग्राउंड वाटर क्या होता है। व्हेन सरफेस वाटर परकोलेट इनसाइड द रॉक इट कन्वर्टेड इनटू द ग्राउंड वाटर। तो वैसे ही ये यहां का सरफेस वाटर जब अंदर की तरफ परकोलेशन करेगा, फिर चट्टानों के बीच में फिसलन लेकर के आएगा, एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करेगा। और जब चट्टाने फिसलन होगी तो फिसलन होने की वजह से वहां पर लाइट चांसेस है कि एक्टिवनेस आए और भूकंप आ जाए, मतलब चट्टाने एक्टिव हो जाए। क्या बताया मैंने आपको कि अगर हमने एक डैम बनाया, डैम के पीछे पानी इकट्ठा हुआ, अब ये पानी आगे तो जा नहीं सकता, तो ये पानी कहीं ना कहीं से दरारों से धरती के अंदर जाएगा। जब धरती के अंदर जाएगा तो चट्टानों के बीच में फिसलन पैदा करेगा, ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करेगा, ग्रीसिंग की तरह। और जब फिसलन पैदा करेगा तो एकदम से वहां पर भूकंप आने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे फिसले की चट्टाने शिफ्ट होगी और भूकंप आ जाएगा। फिर आ जाएगा न्यूक्लियर टेस्ट। अगर किसी इलाके के अंदर आप न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करते हो, तो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन जब टेस्ट होते तो वो इस इलाके की धरती को झिझोर के रख देते। और ऐसा कई दफा हुआ है कि जब जैसे सोवियत रशिया ने न्यूक्लियर के टेस्ट किए थे, उस टेस्ट के जस्ट बाद उस इलाके के अंदर भूकंप आया था। क्यों? क्योंकि जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के बाद जैसे वो एकदम से ब्लास्ट होने से एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी धरती को शेक कर देती है, और शेकिंग होने के साथ साथ भूकंप आ जाते हैं। तो ये कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है। हिंदी में बताता हूं, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता मानव निर्मित कारण। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता बच्चा? मानव निर्मित कारण। तो भूकंप के आने के कौन कौन से कारण बताए आपको सर ने? सबसे पहला कारण आपको बताया ज्वालामुखी। किसी भी इलाके में जब आपसे कोई पूछता नहीं भूकंप आते क्यों है यार, उसको कई कारण बताना। पहला कारण बताना कि किसी इलाके के अंदर जब ज्वालामुखी फटती है तो लावा निकल के बाहर जाता है और घर्षण की वजह से भूकंप आ जाता है। दूसरा पॉइंट बताना कि वो इलाका या तो टेक्टोनिकली एक्टिव हो, जैसे हिमालय के अंदर अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो हिमालय पूरा टेक्टोनिकली एक्टिव है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट टकरा रही है रेगुलर 16 सेंटीमीटर की रफ्तार से प्रति वर्ष आगे बढ़ रही है, तो उस वजह से वहां पर भी प्लेट्स एक्टिव और भूकंप आने की संभावना। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इलास्टिक एंड रिबाउंड थ्योरी। हमारी अर्थ इलास्टिसिटी की तरह खिंची हुई है, और सडनली अगर कहीं से क्रैक आ जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो भी भूकंप आ जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट आ जाएगा आपका मानव निर्मित कारण, कि अगर आप किसी बड़े बम का एक्सप्लोजन करते हो तो भी धरती के एक्टिव सेल हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप किसी जगह डैम बना लेते हो, जैसे कोयना डैम, भारत के अंदर कोयना डैम सिस्मिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। कोयना में क्या हुआ, बड़ा डैम बना, और डैम बनने के बाद पानी जब अंदर की तरफ रिसा तो उसने फिसलन पैदा करी, और फिसलन पैदा करने से चट्टानों का मूवमेंट हुआ और महाराष्ट्र के अंदर भूकंप आया था। तो ये आपका एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव के द्वारा बनाए गए दोनों कारण है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक ऑन द अर्थ। धरती पर सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते, कौन से? तो 3 इलाके बता रहा हूं, और ये वही 3 इलाके बेटा जहां पर वोल्केनिज्म भी होता। आपको आज ही क्लास के अंदर सर ने बताया कि वोल्केनिज्म इज फॉलोड बाय एन अर्थक्वेक। आज ही हमने पढ़ा कि ज्वालामुखी के बाद भूकंप आना लगभग तय होता है। तो जिन जिन इलाके में अर्थक्वेक आ रहे हैं उन इलाके में ज्वालामुखी फटेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक आर सेम एज दैट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनिज्म। वहां वोल्केनिज्म में भी हम यही पढ़ेंगे। अब कौन कौन सा फैक्टर है? सबसे पहला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या है? ये इतनी बड़ी पैसिफिक प्लेट है, दुनिया की सबसे बड़ी प्लेट। आपको 7 मेजर प्लेट्स मैंने बताई थी। अब ये पैसिफिक प्लेट किधर भी जरा सा मूवमेंट करे तो जरा सा मूवमेंट इसका एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। कैसे सर? समझते हैं। देखिए, आप ऐसे समझिए कि एक बस है, उस बस के अंदर लोग खचाखच कूच कूच के भरे हुए। बस देखे होगा ना आपने कि जो गांव में बस चलती है, चार्टर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो उनका तो सीट फिक्स होती है, बट जो पुरानी बसेस होती है ना, जिनके ऊपर साजन मेरा उस पार है,
मिलने को दिल बेकरार है, मौसम की यादों का तन्हाई का, अब हमको दुख बैठा बर्बादी का। ऐसे गाने आपने सुने होंगे पहले, जो पुरानी बस के अंदर चलते थे। तो वो बस जिसके अंदर कूच कूच के लोगों को भर रखा है, ऐसे आखिरी आखिरी में दबा दबा के भर दिए। अब उस बस के अंदर कोई मोटा आदमी भरा गया, सपोज कर रहे हो कोई मोटा बेहतरीन मोटा आदमी उसके अंदर चला गया। अब वो मोटा आदमी अगर जरा सी सांस भी ले लेगा ना, तो वो क्या करेगा, उसके सराउंडिंग के लोगों को इंपैक्ट कर देगा। अगर मोटा आदमी गलती से घूम भी गया तो आधी से ज्यादा को किसी को इस कांच पे चिपका देगा, किसी को इस कांच पे चिपका देगा, किसी को ड्राइवर के पास गियर पे चिपका देगा, किसी को पीछे चिपका देगा। तो एक आदमी आपको हर जगह इंपैक्ट कर देगा। वैसे के वैसे ये पैसिफिक प्लेट इतनी ज्यादा बड़ी प्लेट है बच्चा, कि अगर ये जरा सा भी मूवमेंट करे, किधर भी ये मूवमेंट करे, तो इसका मूवमेंट इन सारे इलाकों को इंपैक्ट करता है। जैसे आपने सुना होगा कि जापान के अंदर बहुत भूकंप आते हैं। आपने सुना है जापान अर्थक्वेक के लिए जाना जाता है, इंडोनेशिया अर्थक्वेक के लिए जाना जाता है, फिलीपींस अर्थक्वेक के लिए जाना जाता है, इधर आपका अर्जेंटीना चिली अर्थक्वेक के लिए जाना जाता है, कैलिफोर्निया जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट अगर जरा सा मूवमेंट करती तो पूरे हिस्से को डिस्टर्ब करती। कौन? पैसिफिक प्लेट। ठीक है, तो पहला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हुआ। दूसरा होगा अल्पाइन अर्थक्वेक बेल्ट, जिसको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट भी बोलते हैं। ये शुरू होता है यहां से, साउथ ईस्ट एशिया से। तो यहां से ये चलता हुआ जाता है हिमालय होता हुआ कहां तक? टर्की तक। आपने देखा होगा लास्ट ईयर टर्की के अंदर भूकंप आया था। वो दौर जब ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने कंडक्ट किया था, वो दौर जब पहलगाम का हमला हुआ था और टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था भारत के बजाय। उसके बाद भी भारत ने जब वहां पर भूकंप आया था तो अपने तरीके से डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और मेडिकल एड प्रोवाइड की थी। मतलब हमारा देश आज भी उसी चीज को मानता, वासुदेव कुटुंबकम को। हम किसी भी चीज को ऐसे नेगेटिव नहीं लेते। मतलब जो देश खुद आपदा के समय हमारी मदद मांगता है, वही देश हमारे खिलाफ भी बोलता है, बट फिर भी हम मदद करते हैं। श्रीलंका की हमने मदद की थी ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर, जब वहां बाढ़ आई हुई थी, और उसी बाढ़ के अंदर हमने पाकिस्तान के नागरिक को भी बचाया था। ऐसा नहीं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, हमने। भारत इस चीज के लिए हमेशा पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है कि हम आगे से किसी भी चीज को नहीं छेड़ते। हम अपना जीते, अपना चाहते, अपना आगे बढ़ना चाहते। वो एक इंसर्जेंसी आप करोगे तो चुप रहना तो हमें नहीं आता। इतने बच्चों को, लाखों बच्चों को हम पढ़ा रहे जो कि लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, तो ये हमारे मुल्क की हिफाजत ही करना चाह रहे हैं। तो अगर इतना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप आंख गड़ा करके भारत में घुसोगे और हम आपको आने देंगे। स्वागत तो नहीं करेंगे, हाँ बर्बाद जरूर कर देंगे अगर आपने इस तरफ आंख उठाने की जरूरत की तो अल्पाइन अर्थक्वेक बेल्ट आपको कौन सा बता रहा है? हिमालय के बीच वाला हिस्सा, ये अल्पाइन अर्थक्वेक बेल्ट हुआ। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नंबर 1, अल्पाइन बेल्ट नंबर 2 और मिड अटलांटिक रिज, दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर माउंटेन रेंज, जो कि पैसिफिक अटलांटिक ओशन के बीचों बीच में। अटलांटिक ओशन एस शेप में बना हुआ है, और ये प्रश्न आपसे इंडिया ने पूछा था, ऐसा कौन सा ओशन है जो एस के शेप में बना हुआ है? तो अटलांटिक ओशन को आप देखोगे ना, तो ये देखो एस के आकार में बना हुआ है, ये एस शेप्ड। तो ये एस शेप के अंदर बनी हुई मिड अटलांटिक रीज, और यहां पर भी भूकंप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आते हैं। तो इतना क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? तीनों पॉइंट क्लियर? मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। अब भारत के अंदर कितने अर्थक्वेक जोन है, समझिएगा। एक पॉइंट आपको बताते हैं। देखिए हमारे देश के अंदर बच्चा पहले 5 अर्थक्वेक जोन थे। जोन नंबर 5 जो था वो बड़ा ही ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया था। बट लास्ट ईयर 2025 के दिसंबर के समय में इंडिया का ब्यूरो ऑफ इंडिया ने, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो ने एक नया अर्थक्वेक जोन मैप निकाला, और उसके अंदर उन्होंने बताया कि अब अर्थक्वेक जोन भारत के अंदर 5 नहीं, अब अर्थक्वेक जोन भारत के अंदर 6 हो चुके। भारत के अंदर 6 अर्थक्वेक जोन है, और ये 6 अर्थक्वेक जोन कौन कौन से जान लीजिए। पहला आएगा जोन नंबर 2। जोन नंबर 1 अर्थक्वेक जोन इंडिया के अंदर नहीं है। जोन नंबर 1 का मतलब होता है वहां पर कोई फोकस ही ना बने, बट ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर फोकस तो सब जगह बनता है, तो मतलब हल्का वाइब्रेशन तो होता है। तो जोन नंबर 2 जो आपको पीले रंग से दिखाई दे रहा, जोन नंबर 3 जो आपको लाइट पीले रंग से दिखाई दे रहा, जोन नंबर 4 जो आपको ब्राउन कलर से दिखाई दे रहा, जोन नंबर 5 जो हिमालय के पास में आपको दिखाई दे रहा, और जोन नंबर 6 जो आपको दिख रहा एकदम रेड कलर में। तो ये 6 अर्थक्वेक जोन भारत के अंदर बने हुए हैं। अब इसके ऊपर जो आपका ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, ये वाला जियोग्राफी बाय राहुल सर, इस ग्रुप के ऊपर अंदर मैंने एक वीडियो भेजा था।
मेरा खुद का वीडियो बनाया हुआ एक शॉर्ट था, जिस शॉर्ट के अंदर आप पीछे करोगे तो आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी के शॉर्ट के अंदर, जहां पर मैंने अर्थक्वेक जोन्स बता रखे कि इंडिया के अंदर नए अर्थक्वेक जोन कैसे बने हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी नसीहत दी है कि अगर किसी इलाके के अंदर भूकंप आ जाए तो आपको कौन कौन सी चीजें तैयार रखना है। आपको मेडिकल एड रखना है, आपको अपने पास रेडियो रखना है, आपको मॉक ड्रिल्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो जो भी चीजें आप उस 1 मिनट के शॉर्ट के अंदर जान सकते हैं, डिफेंस वाला चैनल के ऊपर भी डाला हुआ है, आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जल्दी मिल जाएगा, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर मैंने सारे जोन नंबर 6 को बता दिया, कौन इन जोन्स को डिवाइड करता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो, उसकी बात भी मैंने यहां पर की हुई है, ठीक है। तो 6 अर्थक्वेक जोन भारत के अंदर बने हुए। सिंक होल इज ए फिनोमिना ऑफ, एसएससी 2016 का क्वेश्चन है कि सिंक होल किस चीज का फिनोमिना है। आपको एक बात याद रखना होगा, हम पढ़ के आए थे कि सिंक होल कहां बनता है गुरुदेव, सिंक होल ग्राउंड वाटर से बनता है, जिसको हम कास्ट टोपोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगर मैं इसको वो कराऊंगा पोल तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा पेस के साथ चल रहा हूं। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ऑक्सबो लेक इज ए फीचर फॉर्म्ड बाय। ऑक्सबो लेक के बारे में हमने बात की थी कि जब रिवर ऐसे मियंडर करती है तो कभी कभी क्या एक क्रिसेंट शेप, एक चांद के आकार का तालाब काट के अलग कर देती है। तो रिवर इरोजन इन यूथफुल, ट्रांसपोर्टेशन एक्शन ऑफ रिवर, रिवर इरोजन इन मेच्योर, इन डिपोजिशन इन ओल्ड स्टेज। तो मेच्योर स्टेज के अंदर जब इरोजन करती है रिवर तो उसी समय पर इसका कटाव भी बनता है और ऑक्सबो लेक भी बनता कटाव की वजह से, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला पॉइंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म डेवलप्ड बाय रनिंग वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है जो डिपोजिशनल नहीं है, इरोजनल है। आप देखेंगे तो आपको पता है एलुवियल फेन्स डिपोजिशनल है, नेचुरल लेविस डिपोजिशनल है, डेल्टा डिपोजिशनल है, बट रिवर टेरेस ये आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है। मैंने आपको घाट के बारे में बताया था, आप किसी भी नदी के किनारे बैठते हैं तो आपको घाट मिलते हैं, वो गाना सुना होगा तो, गंगा के किनारे बैठ के। तो घाट, घाट जो होते हैं ना किसी भी नदी के किनारे बनते हैं, ठीक। गंगा के किनारे पर बने हुए हैं, नर्मदा के किनारे पर बने हैं, गोदावरी के किनारे पर बने हुए, तो घाट्स आपको ऐसे मिलते हैं। घाट्स मतलब दोनों तरफ के पार्ट। सर गंगा इतनी पोल्यूटेड क्यों है? देखो गंगा के पोल्यूशन का एक कारण नहीं है, जो अगर आप ओवरऑल उस इलाके के बारे में जानना चाहो तो सिंपल सा मैं कहूंगा कि गंगा निकलती है दिल्ली के पास, गंगा की ट्रिब्यूटरी यमुना निकलती है दिल्ली के पास से, तो गंगा निकलती उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, और ये देश के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले राज्य हैं। तो जहां ज्यादा पॉपुलेशन है वहां ज्यादा लोग रहेंगे, और ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा पोल्यूशन भी होगा, और वही पॉपुलेशन पोल्यूशन करेगी, और दैट इज द रीजन कि वो एकदम नदी की हालत खराब है। अब देखो क्या सभी धर्म के लोग वहां रहते हैं, और हर धर्म के लोग अपनी प्रार्थना, अपनी इबादत खुदा के सामने पेश करते हैं, और वही आप लोगों के लिए कारण भी बन जाता है उस नदी को मानने का भी, और वही कारण भी बन जाता है उस नदी को बर्बाद होने का भी। एक गाना सुना होगा आपने, वो मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी, हर हर गंगे। इसी गाने की एक लाइन है, एक स्टेंजा है बीच का, जिस स्टेंजा के अंदर उन्होंने तीनों धर्म को बताया है, मुस्लिम को, हिंदू को, है ना, जातियों को बताया। तो उसमें एक लाइन है, अभी सुना होगा आपने, कि कोई वजू करे मेरे जल से। वजू का मतलब जानते हो क्या होता है? वजू का मतलब होता है एक इबादत करने का तरीका होता है इस्लाम में, कि आप अपने हाथों को ऐसे पानी से धोते हैं, उसको बोलते हैं कि कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी,
मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मान बहता पानी हर हर गंगे। आपने देखना, मतलब हर एक किसी का इबादत करने का तरीका ये है, किसी का इबादत करने का तरीका ये है, कोई जल से प्यास बुझा रहा है तो कोई अपने चमड़ों को धो रहा है जूतों को बनाने के लिए। तो ये सभी उसी गंगा के किनारे पर हो रहा। आप चाहो तो उसे पवित्र नदी भी बोल दो, या फिर आप चाहो तो आपके काम को पूरा करने वाली नदी भी बोल दो। हाँ, बस इतना जरूर उसमें कह दिया गया है अनुराधा पोडवाल ने कि ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मतलब आज तक मुझे भी नहीं पता हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक दल है या फिर हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दे करके लड़ाते हैं कि आप इस धर्म के हो, आप उस धर्म के हो। ये बहुत गलत बात है, पता, लिटरली ये बहुत बहुत गलत बात है। मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि हमारी लाइफ के अंदर एक ही चीज सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है मानवता, ह्यूमैनिज्म। हर वो इंसान जो जिंदा है, हर वो इंसान जो अधिकार से वंचित है, हमें उन्हें अधिकार दिलाना है, बस। आप कभी ये नहीं बोल सकते हो कि ये मुसलमान है तो ऐसा है, ये हिंदू है तो वैसा है। वो गलत ही है। मतलब आप वो किसी भी एंगल से, आप मुझसे नींद में भी पूछ लो, आप मुझसे जब मेरी चेतना चली जाए, मेरी कॉन्शियसनेस चली जाए, मैं ये जान लूँ कि अब मैं शायद कभी उठ ना पाऊँ, उस समय भी आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो धर्म के नाम पर, ये जो जाति के नाम पर के झगड़े हैं, ये लिटरली बोल रहा हूँ, ये बेवाजिब झगड़े हैं। ये बिल्कुल वाजिब नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। और मैं एज ए टीचर, एज ए आप सभी लोगों का बड़ा भाई, आपको यही नसीहत देता हूँ, यही हिदायत देता हूँ कि आप कम से कम उन लोगों की तरह ना रहें जिन लोगों को मूर्ख बना करके लोग लड़ाई झगड़े कराते। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सभी लोगों को भारत सरकार ने सीक्रेट वोटिंग का राइट दे रखा है। आपसे कभी कोई नहीं पूछेगा कि आपने किसको वोट दिया, आपसे कभी नहीं। वो आपका वोट छुपा हुआ वोट होता है। आपको ये नहीं जानना है कि मैं इसको वोट देता हूं और मैं खुलेआम उसे पेश करूं। जब सरकार खुद आपको सीक्रेट वोटिंग का राइट दे रही है तो आप अपना वोट आराम से दीजिए, जो लीडर बनता है उसके समझिए। हम उस चीज को लेकर के चढ़ जाएं, उतर जाएं, वो आपकी मेच्योरिटी बताती। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आज तक आप ऐसा करते थे तो आप बहुत गलत हो सकता है आज तक आप ऐसा करते थे, आपकी नासमझी थी। और मैं आपको शुरुआत में ही बोल चुका था कि आई विल नॉट बी ओनली योर ज्योग्राफी टीचर। हम वो सारी बात करेंगे जो बात एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, एज ए राइट्स, एज ए अधिकार हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस मेरा यहां पर आप सभी लोगों को पढ़ाने का जो मकसद होता है वो अकेला नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जामिनेशन निकालना नहीं है। माई एम इज कि मैं समाज के अंदर एक ऐसे वर्ग को भेजूं जो एक अच्छी चर्चा कर सके, जो चर्चा का विषय एक ऐसा रख सके कि आपस में लोग समझे, ना कि आप किसी भी चीज को उकसाओ या कोई आपको उकसाए तो आप उसे भाव दो। आप रुको और रिस्पोंड करो, ना कि रिएक्ट करो। ठीक है, तो इस चीज को जानिएगा। आपको नेचुरल टेरेस के बारे में बताया, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा द फॉर्मेशन ऑफ मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज मतलब वही, ये अटलांटिक ओशन है आपका एस शेप में, और इसी के बीच में जो रिज बनी हुई है ये मिड अटलांटिक रिज किस चीज का उदाहरण है? मिड अटलांटिक रिज आप सभी लोग पढ़ चुके हो, जब मिड ओशनिक रिज बनती है तो वहां से प्लेट्स दूर जाती है, तो ये डाइवर्जेंट और सी फ्लोर की स्प्रेडिंग बता रहा है। 2 and 4 विल बिकम द करेक्ट आंसर। ये डाइवर्जेंट और सी फ्लोर की स्प्रेडिंग बता रहा है। सो सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, ये गलत नहीं है। ठीक है सर, नीट के लिए आपका क्या ओपिनियन है? देखो, मैं एक नीट के एग्ज़ाम के अंदर पढ़ाने वाला टीचर तो नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं जानता। कुछ चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा कि बच्चे पूरे साल भर मेहनत करते हैं। बच्चों के मेहनत के साथ साथ उनके पेरेंट्स बहुत पैसा लगाते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए परीक्षाओं के अंदर, कोचिंग के अंदर भरते हैं हम, और बच्चे मेहनत करते हैं और बड़ी मुश्किल से जाकर के बच्चा MBBS के लिए क्वालिफाई करता है। वो पेपर लीक होना है, पेपर क्या होना, कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, NTA की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। मतलब मैं ये भी नहीं बोलूँगा
कि एनटीए का एग्ज़ाम या नीट का एग्ज़ाम वैसा नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले 10 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा मेडिकली ट्रेजेडीज़ के अंदर गुजर रहा हूँ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ देख लिया पिछले 8-10 दिन के अंदर, और इस टाइम के अंदर मैं कुछ मानूं या ना मानूं, एक चीज़ बड़े अच्छे ढंग से जान चुका हूं कि मैं डॉक्टर को भगवान कहने में कभी संकोच नहीं करूंगा। मैं आखिरी तक इस बात को मानूंगा कि वो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब यमराज के हाथ से, मतलब एंजल के हाथ से वो इंसान को खींच लाते वापस, वो इतना ट्राई करते हैं। तो इस तरह की वो सारी परीक्षाएं जो हमारे देश के अंदर किसी के जीवन के बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उस परीक्षा के अंदर ऐसी धांधली होगी, इस तरह से एग्ज़ाम लीक होगा, इस तरह से चीज़ें ऐसी होगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट आ जाएगा लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल वेदरिंग? ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, फ्रीजिंग और कार्बोनाइजेशन। तो फ्रीजिंग आपकी मैकेनिकल वेदरिंग है, फ्रीजिंग आपकी मैकेनिकल वेदरिंग है। ओके, चलो यहां ये सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, बट एक बात याद रखना, इन सारे क्वेश्चन को आपको भी लर्न करना है। आप एक भी क्वेश्चन को हटा नहीं सकते बेटा, ठीक? चलो, सर्क इरोजनल लैंडफॉर्म बाय द ग्लेशियर, पढ़ के आए हम? बिल्कुल पढ़ के आए सर। यारदांग इरोजनल लैंडफॉर्म बाय विंड, बिल्कुल कल ही पढ़ाया था आपने। बरखान डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय विंड। बरखान मतलब कि क्या होता है? आपके सैंड ड्यून्स। और ड्रम्पलिन्स डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय ग्लेशियर। 4132। देखो बेटा, अगर आपको नहीं याद है तो प्लीज इस पॉइंट को नोट करो सभी लोग। आप नोट्स को प्रिंट करा सकते हैं, बट एक बात याद रखिएगा, अगर आप आपके खुद के नोट्स बनाओगे ना तो ही आपसे रिवीजन हो पाएगा। मेरे नोट्स से आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, ये बहुत ज्यादा डिटेल में। बरखान, अरे कल बताए तो थे मैंने आपको, बरखान, सेफ, लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स, ये सैंड ड्यून्स है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक? इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक नहीं है? नॉट एन इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड गेब्रो, ये तो इग्नियस रॉक है। बट ग्रेनाइट को आप हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर दोगे तो नीस बन जाएगी, और नीस एक मेटामॉर्फिक रॉक है। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। अगला, ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वॉज ओनली वन ह्यूज लैंड मास एंड विच वॉज नोन एज। धरती के ऊपर शुरुआत में सिर्फ एक लैंड मास था और उसका नाम क्या था? पेंथालासा, पेंजिया, लोरेशिया या गोंडवाना? वो एक लैंड मास था और उसका नाम क्या था? सो द वन लैंड मास वॉज पेंजिया। याद है, हम पढ़ के आए थे इसको। यह प्रश्न आपसे यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2016 के मेंस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज एंडीज माउंटेन रेंज है। एंडीज माउंटेन रेंज कहां पर है? इट इज इन साउथ अमेरिका। और अगर आपको ये जानना है इन माउंटेन रेंजेस के बारे में, तो मैंने एक फोटो डाला था इंस्टाग्राम के ऊपर, और एक्चुअली वो फोटो एआई जनरेटेड था। दैट फोटो वाज एआई जनरेटेड, और उस फोटो के अंदर मैंने मतलब दुनिया के सारे माउंटेन पीक्स के ऊपर वो जैसे दिखते वहाँ पर पहुँच करके एक वो बनाया था। तो मैंने सभी का लिखा है, एंडीज की माउंट अकानकागुआ, हिमालय की माउंट एवरेस्ट,
एल्प्स के एल्बर्स, रोकीज की माउंट देनाली, ये सभी की पीक लिखी हुई है और सभी के पास फोटोग्राफ है, अगर आपने देखा हो तो अच्छा है, यू मतलब आपको सीखने को मिलेगा। यस आई नोटिस, हाँ देखा है आपने मतलब। आगे बात करते हैं अगला और नया चैप्टर, दैट इज वोल्केनिज्म। अर्थक्वेक हमारा कंप्लीट। अर्थक्वेक के बारे में कृपया डाउट बताएं, वहां लिख दे, मैं पढ़ लूंगा उन डाउट्स को अगर अर्थक्वेक से रिलेटेड। टेलीग्राम पर नहीं हो सकता क्या सेंड? टेलीग्राम पर भेज देंगे। डन अर्थक्वेक? नहीं, पहले वोल्केनिज्म पढ़ लेंगे फिर सुनामी पढ़ लेंगे। हाँ चलो स्टार्ट करें वोल्केनिज्म। फोन आ गया था। अर्थक्वेक हमारा कंप्लीट हुआ, वोल्केनो को शुरू करते हैं। बहुत आराम से समझेंगे इसको, बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम इत्मीनान से जानेंगे और दौड़ भी मत लगाना, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आपने बचपन से एक वर्ड सुना होगा वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब क्या होता है और वोल्केनिज्म का मतलब क्या होता है? ये तो जनरली एक अंग्रेजी भाषा के शब्द है। वोल्केनो एक प्रकार का लैंडफॉर्म है, एक आकृति है वोल्केनो तो, और वोल्केनिज्म एक प्रकार की प्रोसेस है। वोल्केनो एक ऐसा लैंडफॉर्म है ये जिसके अंदर से हीटेड मटेरियल निकल के बाहर आता है, और वोल्केनिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहां से लावा निकल के बाहर आता है, ठंडा होता है और एक नए लैंडफॉर्म का क्रिएशन करता है, उसे वोल्केनिज्म बोलते हैं। इसी को आज हम क्लास के अंदर जानेंगे। तो वोल्केनो इज ए वेंट, वेंट का मतलब होता है पाइप। तो वोल्केनो इज ए वेंट और ओपनिंग यूजुअली सर्कुलर और नियरली सर्कुलर। इसका ओपनिंग जो होती है या तो सर्कुलर होती है, सर्कुलर के क्लोज होती है, थ्रू विच, जिसके अंदर से, थ्रू विच हीटेड मटेरियल कंसिस्टिंग गैसेस, वाटर, लिक्विड लावा एंड फ्रेगमेंटेड रॉक्स आर इजेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इरप्शन।
जब विस्फोट होता है तो विस्फोट के समय इसके अंदर से, वोल्केनो के अंदर से, इस वेंट के अंदर से हीटेड मटेरियल जैसे कि गैस, वाटर वेपर, लिक्विड लावा, फ्रेगमेंटेड रॉक्स, ये सभी निकल निकल के बाहर की तरफ आते हैं जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया होती है। तो ज्वालामुखी एक वेंट है, एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से हीटेड मटेरियल बाहर की तरफ निकल के आता है। आई बात समझ में? डेफिनेशन, व्हाट इज वोल्केनो? तो वोल्केनो इज अ वेंट थ्रू विच हीटेड मटेरियल इरप्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इरप्शन। ठीक है, ये चीजें होती वोल्केनिज्म। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट आ जाएगा क्या क्या निकलता है ज्वालामुखी से, आइए जानते हैं। तो ज्वालामुखी सबसे पहले निकलता है वोल्केनिक गैसेस। ये माइक्रो पार्टिकल है और ये मैक्रो पार्टिकल है ना, सबसे छोटे पार्टिकल को पहले बताया। वोल्केनिक गैसेस निकलती जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस निकलेगी। फिर निकलेगी वोल्केनिक डस्ट, जिसके डस्ट की साइज होगी 0.05 mm, इतनी इसकी साइज होगी। फिर आएगी वोल्केनिक एश, ज्वालामुखी की राख, जिसकी साइज 0.05 mm से 0.5 mm तक। फिर वोल्केनिक कोर एश, थोड़ी बड़ी बड़ी राख, जिसकी साइज 0.5 mm से 5 mm तक। फिर आ जाएंगे लापिलिस। लापिलिस होते हैं ऐसे स्टोन, इन स्टोन को लापिलिस बोलते हैं। और जब ज्वालामुखी फटती है ना बेटा, तो ये पत्थर, लापिली का मतलब होता है स्टोन, आप बोलो तो मैं लिख दूं स्टोन। और ये स्टोन बंदूक की गोली की तरह निकलते प्रेशर से। तो लापिलिस निकलेंगे लगभग 32 mm के। और उसके बाद आ जाएंगे कॉन्ग्लोमेरेट, जिनकी साइज 32 mm से भी ज्यादा होती। ये भी एक प्रकार के पत्थर होते हैं, वोल्केनिक कॉन्ग्लोमेरेट इनको हम बोलते हैं। तो ज्वालामुखी जब फटती है तो लोवेस्ट साइज से, जो कि सबसे ऊपर तक जाती है, गैसेस सबसे ऊपर तक जाती है, और जो हेवियर पार्टिकल्स है, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स, ये काफी नीचे नीचे तक रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारी होते थे, इतने हाइट गेन नहीं करते। बट ये गैसेस, वोल्केनिक डस्ट, अब आपको ये साइज लर्न नहीं करना है, किसी की भी साइज आपके काम की नहीं है बेटा। आप चाहो तो साइज को हटा दो, वो तो मैंने आपको थोड़ा सा मतलब कंपेयर करने के हिसाब से वहां पर लिख दिया है कि इसकी साइज, गैसेस तो आप सभी जान गए, वो तो एक केमिकल कंपोजिशन है। पर वोल्केनिक डस्ट जो है उसकी साइज 0.05, फिर 0.5, फिर 4, फिर 32, फिर 32+ mm तक। तो ये साइज आपकी कंपेयर करने के लिए दी गई है, आपको रटना नहीं है। बट ये पार्टिकल्स ज्वालामुखी से इमिट आउट होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इरप्शन। अब जो लावा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्वालामुखी के अंदर क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल इन वोल्केनो इज द लावा। लावा, लावा को हम ग्लोविंग एवलांच भी बोलते हैं। ग्लोविंग एवलांच के नाम से भी जानते हैं लावा को। लावा को हम लाहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, लावा और मैग्मा में गुरुदेव क्या अंतर होता है? जब ज्वालामुखी के अंदर होता है बच्चा तो उसे हम बोलते हैं मैग्मा, और जब वो निकल के बाहर आ जाता है तब हम उसे बोलते हैं लावा। तो दो प्रकार के लावा होता है, एक होता है बेसाल्टिक लावा और एक होता है एंडेसाइटिक लावा। बेसाल्टिक लावा को बेसिक लावा भी बोलते, एंडेसाइटिक लावा को एसिडिक लावा भी बोलते। दो लावा के नाम क्लियर है? मेरी आंखों में देखो, छोटा सा एक पॉइंट बोल रहा हूं। धरती के अंदर जब ज्वालामुखी फटती है तो उसके अंदर से गैस, वोल्केनिक एश, वोल्केनिक कोर एश, स्टोन्स और कॉन्ग्लोमेरेट जैसे बड़े बड़े स्टोन्स निकलते। ये तो ऊपर की एज हो गई। बट इसके बाद यहां से निकलने वाले जो दूसरे आइटम्स होते वो होता है यहां पर लावा, लिक्विड लावा। तो लिक्विड लावा को जनरली दो भाग में तोड़ा गया है, एक आपका होता है एसिडिक लावा, एक आपका होता है बेसिक लावा। दोनों में क्या अंतर होता है आइए जान लो। एसिडिक, बेसिक लावा इज हाईली फ्लूइड एंड लेस विस्कस। नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो लावा है ना बच्चा, निकलते ही फैल जाता है। जैसे पानी की बाल्टी, आप पानी डालोगे निकलते ही फैल जाएगा। तो ये हाईली फ्लूइड है, बहता बहुत ज्यादा है, एंड लेस विस्कस। विस्कस का मतलब होता गाढ़ा, तो ये कम गाढ़ा है। क्या है? कम गाढ़ा और ज्यादा फ्लूइड। वही एसिडिक लावा इज लो फ्लूइडिटी एंड हाईली विस्कस, ज्यादा गाढ़ा। तो जब ज्यादा गाढ़ा है तो उससे क्या होगा? ज्यादा गाढ़ा है तो ये निकलेगा और जम जाएगा, फिर निकलेगा जम जाएगा, फिर निकलेगा जम जाएगा, फिर निकलेगा जम जाएगा, फिर निकलेगा जम जाएगा। तो ये क्या माउंटेन्स का फॉर्मेशन करेगा। जब माउंटेन्स बनते हैं ज्वालामुखी के तो वो एसिडिक लावा से बनते हैं, वहीं बेसिक लावा से प्लेट्यूज बनते हैं, निकल के फैल जाना, पठार का बनना। दूसरा, इट इज रिच इन मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिकॉन। इट इज लाइट इन कलर, मतलब इट इज डार्क इन कलर, थोड़ा गहरे काले रंग का होता है, ये दिख रहा है आपको, और ये भूरे रंग का होता है, लाइट इन कलर।
इट इज रिच इन मैग्नीशियम बट पुअर इन सिलिकॉन, एंड इट इज रिच इन सिलिकॉन। इसके अंदर सिलिकॉन ज्यादा होता है, जो गाढ़ा होता है इसके अंदर सिलिकॉन ज्यादा होता है। इट इज हॉटेस्ट लावा, तापमान 5000 पार चला जाता है, तो ये हॉटेस्ट लावा होता है जो फैलता है दूर दूर तक। और ये जो लावा है कंपैरेटिवली लेस हॉट होता है, उतना ज्यादा तापमान नहीं होता जितना उसका है। एग्जाम्पल इसका ढक्कन का पठार, किसका? बेसाल्टिक लावा, निकला और फैल गया, निकला और फैल गया, निकला और फैल गया, तो इससे क्या बनेगा? ये पठार बनेगा, शील्ड बनेगी, और इससे निकलना और जम गया। तो एग्जाम्पल माउंट पीली। माउंट पीली कहां पर मिलेगा? कैरेबियन आइलैंड के पास में एक माउंटेन है, कैरेबियन के पास, तो माउंट पीली और डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ लावा। यहां पर लावा के मैंने टाइप्स बता दिए, थोड़ा सा नोट कर लो बच्चा। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आएगा वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ एज। हर किसी की उम्र होती है, तो ज्वालामुखियों की भी उम्र होती है। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो कभी भी फट जाते हैं, उन्हें एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो पहले फटते थे, अब नहीं फटते, बट फ्यूचर में फटने के चांसेस है, उन्हें हम डोरमेंट वोल्केनो बोलते हैं। कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो लंबे समय से नहीं फट रहे, अब भी नहीं फट रहे, और फ्यूचर में भी उनके फटने के कोई चांसेस नहीं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो, वोल्केनो विच सेड टू बी एक्टिव, जो कि फ्रीक्वेंटली इरप्ट हो जाए। एग्जांपल माउंट स्ट्रोम्बोली, कहां पर है? इटली के अंदर। इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी भी बोलते हैं। अब जिसके कमरे के अंदर मैप होगा वो तो फटाक से देख लेगा इटली कहां है, मेडिटेरेनियन सी क्यों बोलते हैं इसको, इसका लाइट हाउस। इटली प्रायद्वीप है, इटली पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला, वहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है लिपारी आइलैंड। लिपारी आइलैंड पर बना हुआ माउंट स्ट्रोम्बोली, और माउंट स्ट्रोम्बोली जब फटता है तो पूरा भूमध्य सागर चमकने लगता है, और यहां से जब कोई जहाज निकलते तो उन जहाजों को ये लाइट हाउस की तरह काम करता है, उनको रास्ता बताता है। जहाज जब जाते होते तो उनको आइडिया लग जाता, अरे भैया हम इटली के पास से गुजर रहे, क्योंकि वो निशानी है ना वहां की। तो ये माउंट स्ट्रोम्बोली यहां पर एज ए लाइट हाउस काम करता, लाइट हाउस जहाजों को रास्ते बताते समंदर के अंदर। दूसरा आ जाएगा डोरमेंट वोल्केनो, द वोल्केनो विच आर नॉट इरप्टेड सिंस लॉन्ग टाइम। ऐसी ज्वालामुखी जो लंबे समय से नहीं फटी है, बट हैव पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर इरप्शन, बट फ्यूचर में फटने के चांसेस है। एग्जांपल माउंट फ्यूजी, जापान के अंदर। माउंट फ्यूजी एक्टिव डोरमेंट वोल्केनो, एक्टिवली डोरमेंट वोल्केनो, मतलब कि डोरमेंट भी है और एक्टिव भी है वो। तो माउंट फ्यूजी जापान। माउंट किलिमिंजारो, द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इन तंजानिया। तो आपको वहां फोटोग्राफ में मिल जाएगा, ये तंजानिया हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की, माउंट किलिमिंजारो, ये जापान के अंदर। दूसरा आ जाएगा एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ऐसी ज्वालामुखी जो लंबे समय से बंद है और इनके फ्यूचर में फटने के भी कोई चांस नहीं है, तो इन ज्वालामुखी को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट, हैव नो इरप्टेड सिंस थाउजेंड्स ऑफ द ईयर एंड नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इरप्शन। माउंट कहो सुल्तान, पाकिस्तान। माउंट बुनिन्योंग, ये आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये आपकी कौन सी हो जाएगी? एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो जो कभी भी फट जाए, डोरमेंट जो नहीं फट रही बट फट सकती है, और एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो अब नहीं फट रही बट फ्यूचर में भी नहीं फटेगी। फिर आ जाएगा टाइप्स ऑफ इजप्शन, कितने प्रकार के इरप्शन होते? तो दो प्रकार के इरप्शन होते। एक तो जैसे मिड ओशियनिक रीज मैंने आपको बताई थी कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो वहां से समंदर के अंदर पूरी प्लेट के प्लेट पर जो लावा निकलता है उसे हम बोलते हैं फीसर इरप्शन। जनरली आपका मिड ओशियनिक रिज और रिफ्ट वैली पर मिलता है, जहां पर प्लेट दूर जाए, ये देखो ना ऐसा, ये वही सेंट्रल इरप्शन जहां एक केंद्र से लावा निकल के बाहर जाए, एक पॉइंट से, दैट इज द सेंट्रल इरप्शन। जहां एक पॉइंट से लावा निकल के बाहर आए उसे हम बोलेंगे सेंट्रल इरप्शन। ये ज्यादातर ज्वालामुखी ऐसी ही होती है, ये माउंटेन्स होते हैं,
ये प्रेशराइज्ड होता बहुत ज्यादा, क्योंकि एक सेंटर से निकल रहा ना, तो इट इज प्रेशराइज्ड, और वो जो होता है उसमें प्रेशर कम होता है। सिंपल, ठीक है। अब एक्टिव डोरमेंट वोल्केनो यहां पर फिर से लिख दिया मैंने, ये देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिव वोल्केनो माउंट स्ट्रोम्बोली, कभी भी फट जाए। डोरमेंट वोल्केनो लंबे समय से नहीं फट रही, फ्यूजी और किलिमंजारो, एक बार और लिख दिया। एक्सटिंक्ट वोल्केनो पूरा मुंह ही बंद हो गया, को सुल्तान और पाकिस्तान के अंदर मिल गया। वोल्केनो एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स, जिस अर्थक्वेक को हम मरकाली स्केल, रिक्टर स्केल पर नापते हैं, मैग्नीट्यूड स्केल, इंटेंसिटी स्केल पर नापते हैं, वैसे के वैसे ज्वालामुखी के लिए हमने एक इंडेक्स बनाया है जिसको हमने वोल्केनो एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स बोला गया। ये जो वोल्केनो एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स है, ये बताता है हमको कि ज्वालामुखी कैसी फटेगी। अब ये 1 से लेकर 8 तक का बताता है, और 8 तक का बताता मेगा कोलोसल, मतलब कि बहुत ज्यादा इरप्शन। इतना इरप्शन कि जिस इलाके के अंदर ज्वालामुखी फटा है वहां 1000 किलोमीटर क्यूब तक का एरिया कवर कर रहा है। 1000 किलोमीटर क्यूब जानते हो आप क्या होता है? 1000 किलोमीटर क्यूब, इतना एरिया ये कवर करता है अगर ज्वालामुखी ज्यादा फटी है तो। ऐसी ज्वालामुखी बहुत साल पहले, 26,000 साल पहले फटी थी, कहीं न्यूजीलैंड के पास फटी थी, इंडोनेशिया के पास फटी थी, ऐसे ज्वालामुखी फटी थी। वहीं जो नॉन एक्सप्लोजिव टेफ्रा होता है, इसके अंदर लगभग 10,000 मीटर क्यूब होता है, मात्र 10,000 मीटर क्यूब है, और ये 1000 किलोमीटर क्यूब है। किलोमीटर क्यूब बड़ी चीज होती है, तो 1000 किलोमीटर क्यूब का मेगा कोलोसल का मतलब होता इतना इरप्शन, इतना धुआं उसने बाहर निकाला। तो ये एक यूनिट होती है, कुछ नहीं होता। आप डरिए मत, इस तरह से प्रश्न आपसे सिर्फ एक ही पूछा गया था, वो भी जनरली सीडीएस ने पूछा था, एनडीए ने नहीं पूछा था। उसने बोला था कि ज्वालामुखी की पावर को हम क्या वोल्केनो एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स से नाप सकते हैं? हाँ, नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं, बस हाँ या ना में जवाब देना था। आप उस एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स को पूरा जान पा रहे कि अगर 1 से लेकर के तो 8 तक की यूनिट होती है। 1 का मतलब होता है एकदम कम इरप्शन। टेफ्रा का मतलब होता है, ये जो लिखा है ना 10,000 मीटर क्यूब टेफ्रा, टेफ्रा का मतलब होता है धुआं, कोलोसल का मतलब होता है धुआं, जो धुआं निकलता है ना ज्वालामुखी फटती, वही यहां पर कोलोसल बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। प्रश्न पूछा गया, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वोल्केनो आर करेक्ट? ध्यान से सुनिएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ वोल्केनो इज मेजर्ड बाय वोल्केनो एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स, बिल्कुल। वो आइसलैंड एंड फिलीपींस आर दी वोल्केनिक आइलैंड, बिल्कुल। आइसलैंड कहां पर है? आपको मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना। ये है एस शेप में पैसिफिक ओशन, ये एस शेप में बना हुआ पैसिफिक ओशन, और पैसिफिक ओशन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर माउंटेन रेंज बनी हुई है जिसको मिड अटलांटिक रीज बोलते हैं। और मिड अटलांटिक रीज कई कई जगह ऊपर निकल गई है, और जब ऊपर निकली ना वहां पर आइलैंड बन गए, आइसलैंड नाम से कंट्री। आइसलैंड जो है एक कंट्री है, और वो कंट्री वोल्केनिक एक्टिविटी से बनी हुई है। फिलीपींस जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर बनी हुई है, कहां पर? पैसिफिक ओशन के पास, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान। तो फिलीपींस भी एक वोल्केनिक कंट्री है। तो 2 आपका क्लियर। द वोल्केनिक सोइल आर रिच, डीप एंड फर्टाइल, अलो इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू टेक प्लेस। ज्वालामुखी से जो मिट्टी बनती है, वोल्केनिक सोइल जो होती है, जैसे ब्लैक सोइल, कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र के अंदर। इट इज नोन फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। महाराष्ट्र के अंदर जो काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार पर, वो दक्कन की काली मिट्टी कॉटन के कल्टीवेशन के लिए, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। तो 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट आपके सही गए। प्यारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो देख लो। देखो छोटे छोटे हैं ये तो। फीसर इरप्शन अभी मैंने आपको बताया था, लंबे इलाके तक फैल जाना, इसको बोलते हैं फीसर इरप्शन। इसके अंदर आपका बेसाल्टिक लावा निकलता है, अभी तो मैंने आपको बताया था, बेसाल्टिक फ्लड प्रोविंस। इसका मतलब होता है, फ्लड का मतलब होता है लावा की बाढ़ आ गई। लावा जो है वो क्या है? कम गाढ़ा फ्लूइड निकल के दूर तक फैल गया, तो बेसाल्टिक फ्लड आ गया प्रोविंस। कहां पर? फीसर वोल्केनो के अंदर आपको देखने को मिला, बेसाल्टिक फ्लड प्रोविंस। बराबर बराबर गुरुजी। दूसरा जाएगा शील्ड वोल्केनो। यहां पर आपका जो लावा होता है ये भी लो विस्कस होता, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, तो ये शील्ड बना लेता। कप्तान अमेरिका की शील्ड आपने देखी होगी, वैसे ये शील्ड का निर्माण करता है, निकल के ही फैल जाता है, बेसाल्टिक लावा है। फिर आता है एंडेसाइटिक लावा, उससे बनता कंपोजिट कोन, बहुत हाई विस्कस होता, निकल के ही फैलता जाता, तो इसकी हाइट बढ़ती जाती। तो दुनिया के सबसे ऊंचे कोण को हम कंपोजिट कोण बोलते हैं। फिर अगर क्या होता बेटा, जब वोल्केनो डोरमेंट हो जाती, डोरमेंट का मतलब आप जानते हो ना कि लंबे समय से नहीं फटी बट फ्यूचर में फटने के चांस है, तो ज्वालामुखी जब नहीं फटती तो उसी का माउथ चोक हो जाता है और उसी के अंदर टूट के गिर जाता है। तो जब वोल्केनो का माउथ टूट के उसी में गिर जाए, उसे हम बोलते हैं काल्डेरा। बहुत सिंपल परिभाषा है। काल्डेरा क्या है? अ वाइड माउथ ऑफ वोल्केनो।
अ वाइड माउथ ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का काफी वाइड माउथ, और वही माउथ टूट के अंदर की तरफ गिरा हुआ उसी के अंदर। तो वाइड माउथ ऑफ वोल्केनो जो उसी के अंदर ब्रेक होकर के गिर चुका है, उसे हम बोलते हैं काल्डेरा। सबका नाम लिख दिया, फीसर इरप्शन, शील्ड वोल्केनो, कॉम्पोजिट कोन और काल्डेरा। एग्जाम्पल भी बता देंगे आपको। चलो, वोल्केनो बेस्ड ऑन इरप्शन और इससे बनने वाले लैंडफॉर्म। तो वोल्केनो से बेटा जनरली दो प्रकार के लैंडफॉर्म बनते हैं, एक होता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, एक होता है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म क्या होता है बच्चा, समझिए, जैसे ये है धरती की सतह, धरती की सतह पर ये है ज्वालामुखी आपकी, ठीक। कभी कभी क्या होता है, ये लावा बाहर ना निकलते हुए धरती के अंदर चट्टानों में ऐसे वैसे ऐसे ऐसे जमा हो जाता है। तो जब वो अंदर की तरफ जमा होता है तब हम उसे बोलते हैं इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, और जब वो बाहर निकल के जमा होता है तब हम उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव। आई बात समझ में? बराबर गुरुजी। अब वोल्केनिक लैंडफॉर्म विच आर क्रिएटेड बाय द सोलिडिफिकेशन ऑफ लावा इनसाइड द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। The volcanic landform which are created by the solidification of lava on the surface of the earth, अर्थ की क्रस्ट पर, that is extrusive volcanic landform। ये एक्सट्रूसिव है जो बाहर की तरफ बना, इंट्रूसिव अंदर की तरफ बना। आगे बढ़ते हैं, चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वोल्केनिक कोन। ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एसिडिक लावा कोन आर फॉर्म्ड हाईली विस्कस। एसिडिक लावा जो होता है वो हाईली विस्कस होता है। ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एसिड लावा कोन आर formed by highly viscous. Viscous lava has high mobility, can travel long distance. Second statement गलत। कटा, कटा और कटा, 1 and 3 will become the 1, 3, 4 and 4 will become the correct answer. सिंपल सा लिखा हुआ है कि विस्कस लावा हैव हाई मोबिलिटी, गलत है। विस्कस लावा जो होता है हाई मोबिलिटी होती नहीं, निकल के ही जम जाता और हाइट बढ़ा लेता हो। कितना प्यारा क्वेश्चन है, आज ही पढ़ा, कितना सीधे से एलिमिनेट हो रहा हो। 1, 3 and 4 विल बिकम द करेक्ट आंसर। फोर्थ, कंपोजिट कोन आर हाईएस्ट कोन ऑफ वोल्केनो, अभी हमने पढ़ा कंपोजिट कोन सबसे ऊंचे होते हैं। एसिड लावा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई कोन एट द स्टीप, एसिडिक लावा से हाई कोन बनते, बिल्कुल। 1 वाला भी सही है, सेकंड वाला गलत है। आई बात समझ में? और ये क्वेश्चन आपका CDS 1 2026 का क्वेश्चन है। लाइट चांसेस है कि एनडीए 2026 के पेपर 2 के अंदर हमसे पूछ लिया जाए, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। चलो, अब इससे बनने वाले लैंडफॉर्म, कैसे कैसे लैंडफॉर्म बनते समझिएगा। जब ज्वालामुखी से लैंडफॉर्म अंदर की तरफ बने, जब ज्वालामुखी से लैंडफॉर्म अंदर की तरफ बने तो उनके अलग अलग शेप के आधार पर हम उनको अलग अलग नाम देते हैं। अगर कोई लैंडफॉर्म ऐसे बाउल सोसर शेप में बना है, सोसर का मतलब जानते हो क्या होता है? सोसर का मतलब होता है प्याला, चाय जिससे हम पीते ना, पुराने जमाने में जो दादाजी के हाथ ऐसे हिलते थे, देखा हो, बड़ा प्यारा सीन होता था। मतलब आज हम जैसे कप के अंदर चाय पीते हैं, ऐसा नहीं है कि आज हम गलत करते हैं, समय के साथ साथ बनना, ऐसा कहता है ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। बदलाव ही एकमात्र निर्धारित चीज है, और जो बदलाव को नहीं मानता है, भले वो दुख के साथ आया हो, वो इंसान मतलब सही नहीं होता। हर चीज का भूलना तय होता। बस समझदार इंसान वो होता है जो थोड़ा जल्दी उस चीज को लेकर के एडजस्ट कर जाए। तो आज हम एक नई चीज के साथ अपडेट हुए। पहले जो दादाजी पीते थे हमारे, या फिर घर के बड़े बूढ़े लोग, तो उनके हाथ हिलते थे तो वो ऐसे नहीं होता था ना, वो प्याला होता था चाय का, वही प्याला के शेप में अगर कोई बना तो उसे हम बोलते लोपोलिथ। लोपोलिथ, अ सोशर शेप्ड इंट्रूजन, कनकेव, ठीक है, टू द स्काई, ऊपर की तरफ से कनकेव शेप देता है। लोपोलिथ इसका जस्ट उल्टा, ये डोम शेप्ड होता है। तो लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, लोपोलिथ विद फ्लैट बेस। फिर आ जाएगा आपका सिल। सिल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन, ऐसा ये हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन, इसे बोलते हैं सिल। डाइक, डाइक का मतलब होता है वर्टिकल डिपोजिशन। ये जो वर्टिकल डिपोजिशन होता है इसको बोलते हैं डाइक। वर्टिकल वॉल, हॉरिजॉन्टल वॉल, वर्टिकल वॉल, ये हो गया। फिर फेकोलिथ, फेकोलिथ के अंदर इंडिया ने क्वेश्चन पूछा था, ऐसा लैंडफॉर्म ज्वालामुखी के अंदर जो वेव शेप में जमा हो, ऐसा, उसे हम बोलते हैं फेकोलिथ, वेवी शेप्ड। और इंडिया ने आपसे यही पूछा था कि कौन सा ऐसा लैंडफॉर्म है ज्वालामुखी का जो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन फीचर बताता है। इसको एंटीक्लाइन बोलते, इसको सिंक्लाइन बोलते। याद हो तो वोल्केनिक फॉर्मेशन, जो माउंटेन फॉर्मेशन बताया था मैंने आपको, फोल्ड माउंटेन, तो ऊपर वाले को एंटीक्लाइन बोलते, नीचे वाले को सिंक्लाइन बोलते। तो ऊपर नीचे से जो बनता है ये, इसे हम बोलते हैं फेकोलिथ,
ठीक है। फिर इसके बाद जो सबसे नीचे एक ऐसा डोम जिससे सारे पाइप कनेक्टेड है उसे हम बोलते हैं बैथोलिथ। कंफ्यूजन, बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म कर देते। लोपोलिथ, बाउल शेप्ड। लेकोलिथ, डोम शेप्ड। फेकोलिथ, वेवी शेप्ड। बैथोलिथ, लार्ज डोम, बहुत बड़ा डोम है जिससे सारे पाइप जुड़े हुए हैं। ठीक। फिर सिल, हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन। डाइक, वर्टिकल डिपोजिशन। यहां देखो, इसमें देखो, लेकोलिथ डोम, फेकोलिथ वेव, लोपोलिथ सोशर और बेथोलिथ अ लार्ज डोम। और परिभाषा जान लो इसकी। ये देखो सिल, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखते हैं चट्टानों के बीच में। जब चट्टानें टूटती है समय के साथ, विदर्ड होती थी, निकल के बाहर आ जाते, तो ये ऐसे सिल दिखाई देते। डाइक ऐसे वर्टिकल दिखाई देते, ये ज्वालामुखी के अंदर बनने वाले लैंडफॉर्म। यहां देखो सबकी परिभाषा लिख दी मैंने। बेथोलिथ अ लार्ज मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन ए डीपर डेप्थ, है ना, बहुत अंदर की तरफ ठंडा होता है। दीज आर ग्रेनाइटिक बॉडी, दे समटाइम्स अपीयर ऑन द सरफेस बाय द डेन्यूडेशन प्रोसेस। कभी कभी क्या होता है, टूट के सरफेस के ऊपर दिखाई देने लग जाती, तब हम इनको प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। लोकोलिथ क्या होता है, लार्ज डोम शेप्ड, लार्ज डोम शेप्ड इंट्रूसिव रॉक विद अ लेवल बेस, फ्लैट बेस होता है इसका। फिर आ जाएगा लोपोलिथ, सोसर शेप्ड, कनकेव टू द स्काई। फिर आ जाएगा फेकोलिथ, अ वेवी शेप्ड, ऐसा। ठीक। फिर आपका जाएगा शीट या सिल, एकदम हॉरिजॉन्टल डिपोजिशन, और डाइक एकदम वर्टिकल डिपोजिशन। ये ज्वालामुखी से बनने वाले लैंडफॉर्म हुए बच्चा। अब एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म जान लेते। इंट्रूसिव समझ में आए? इंट्रूसिव को मैंने बार बार रिपीट भी कर दिया, 3 बार पढ़ाया। एक बार डेफिनेशन, एक बार उनका रियलिस्टिक फोटो, एक बार प्रैक्टिकल, और एक बार आपका हाथ से लिख करके, और एक बार ओरिजिनली फोटोग्राफ के अंदर विद डेफिनेशन। हाँ, आज मेरी 2 क्लास है बेटा, इसके बाद भी क्लास होगी 7:45 से फिर से। प्लूटोनिक रॉक क्या होता है समझो। जब ये चट्टान पूरी टूट जाएगी और ये बेथोलिथ निकल के बाहर दिखने लगेगा, तो जब अंडरग्राउंड इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म बाहर दिखने लगे, तो उन्हें हम बोलते हैं बेथोलिथ, जब वो बाहर की तरफ नजर आने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला जाएगा सिंडर एश कोन। तो सिंडर एश कोन, सिंडर एश कोन का मतलब होता है एक ऐसा कोन जो कि राख से मिलकर के बना। यहां पर जनरली लावा होता ही नहीं है, जब राख राख निकलती है ना, उसे सिंडर एश कोन बोलते हैं। तो इट इज मेड अप ऑफ एश एंड डस्ट कमिंग फ्रॉम द वोल्केनो। दिस आर यूजुअली लो हाइटेड कोन, इनकी हाइट काफी कम होती। दिस वोल्केनो कंसिस्ट ऑफ इंटायरली लूज ग्रेनी सिंडर, ऑलमोस्ट नो लावा। सिंडर का मतलब ही होता है राख। तो ऐसे कोण होते बेटा जो बिना लावा के कोण होते, एकदम राख से बने हुए कोण होते। ठीक है, दिस आर द सिंडर एश कोण। फिर आएगा कंपोजिट कोण। कितनी बार हमने पढ़ा कि एसिडिक लावा से बना हुआ निकल निकल के जमता जाता है, इसकी हाइट बढ़ती जाती है। दिस इज द कंपोजिट कोण, लेयर बाय लेयर होता है। इसी को स्ट्रेटो वोल्केनो बोलते बेटा, क्योंकि स्ट्रेटा में बन रहा ना, स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है, देखो एक के बाद एक लेयर की तरह बनना, स्ट्रेटा बनना, इसलिए इसको स्ट्रेटो वोल्केनो बोलते हैं। पैरासाइट कोण, कोण के ऊपर कोण बन जाए, कि एक पाइप है, उस पाइप से एक छोटा पाइप अलग हो गया, वो इधर बन गया, उसे हमने बोल दिया पैरासाइट कोण। चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो।
तो जहां जहां अर्थक्वेक आते वहीं वही वोल्केनो आते। आज मैं आपको बता चुका था। सबसे पहला पैसिफिक रिंग ऑफ फायर 1, एक। दूसरा मिड अटलांटिक रीज, यहीं पर देखो आइसलैंड और ये कंट्री बनी हुई है। और तीसरा आपका अटलांटिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जो कि मेडिटेरेनियन सी से चालू होता है वो लगभग चाइना तक चलता है। ये तीसरा। ये तीनों जो वहां बताए थे वो तीनों यहां है। चलो, अब गीजर क्या होता है? ज्वालामुखी तो समझ गए, पर ज्वालामुखी कुछ और लैंडफॉर्म भी ऐसे होते बेटा जो अर्थ की वोल्केनिक एक्टिविटी, अर्थ की जियोथर्मल एनर्जी के चलते बनते, उन्हीं को हम बोलते हैं गीजर। गीजर क्या होता है बड़े आराम से समझिएगा, देखो ध्यान से। देखो हमारी धरती ये कुछ ऐसी बनी हुई है, यहां से इसके नीचे के पार्ट को मैं मेंटल बता रहा हूं। मेंटल धरती के अंदर है ना। अब इसके ऊपर क्या होता है, ब्लॉक्स बने होते हैं चट्टानों के, और इन्हीं चट्टानों के ब्लॉक्स के अंदर किसी ब्लॉक के बीच में भरा रहता पानी। ठीक है, तो ऐसे ब्लॉक्स बने रहते हैं। अब क्या होता है, धरती के अंदर से ये है मेंटल, आपका मेंटल की गर्मी, और ये जो पानी के सोर्स बने होते हैं, आपने देखा हो ना, हम हेडपंप आपने देखे हैं बचपन में, अभी भी देखते होंगे। तो जो हम हेडपंप चलाते हैं, हेडपंप के अलावा आपने देखे होंगे जो ट्यूबवेल है जहां से हम पानी निकाल के बाहर लाते हैं, है ना। तो ट्यूबवेल हो गया, हेडपंप हो गया, तो ये सारा पानी निकल कर आता धरती के अंदर कुछ वाटर के सोर्सेस को, जिनको हम बोलते हैं एक्वीफर। क्या बोलते हैं? एक्वीफर। ये धरती के अंदर अंडरग्राउंड वाटर के सोर्स होते हैं। और ये जो मेंटल होता है, ये मेंटल की गर्मी इनको नीचे से गर्म करती है। जब मेंटल की गर्मी इस एक्वीफर को गर्म करेगी तो एक्वीफर का पानी भाप बनेगा, वो भाप बन के ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर के इसे तेजी से बाहर निकलेगा, और उसी को हम बोलते हैं गीजर। जो हॉट वाटर गीजर्स होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं कि धरती के अंदर से पानी अंदर की तरफ से धरती की गर्मी की वजह से गर्म हो रहा है, मेंटल की गर्मी की वजह से, और वही मेंटल उसे ऊपर की तरफ भाप बन के निकाल रहा है, और ऊपर जाते जाते वो पानी की फुहार बन के फिर निकल आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? गीजर। बहुत छोटा है ना। इट इज फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर आउटपोर विथ प्रेशर। कारण मैंने आपको बता दिया, अप्रोक्सीमेट प्रेशर आयुष्य हर जगह का अलग अलग होता बेटा। जहां पर ये पास में मेंटल का पोर्शन एक्वीफर के, वहां पर तापमान ज्यादा होता है, वहां जहां पर दूर है वहां पर नॉर्मल पानी की बूंदें निकलती। सर रियल लाइफ में कहां होते हैं? रियल लाइफ में अगर आप इंडिया में भी आपको देखोगे तो पूगा स्ट्रीम आपको मिलेगी। कहां पर? लद्दाख के अंदर। इसके अलावा येलोस्टोन नेशनल पार्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एक बड़ा फेमस गीजर है, उसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर। समझ में आया? धरती की जियोथर्मल एनर्जीज बना हुआ है गर्मी की वजह से। अगला जाएगा हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग तो आपने देखे होंगे कई जगह, गर्म पानी के कुंड। ये भी प्रोसेस सेम है, बस प्रेशर कम होने की वजह से पानी ऊपर उछलता नहीं है, बस एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाता है। पानी ऊपर से निकलता नहीं है, पानी यहां आता है और यहां पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। तो हियर द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन ए लो लाइन एरिया, गड्ढों के अंदर पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है। द वाटर राइजेस टू द सरफेस विदाउट एक्सप्लोजन। जैसे गीजर के अंदर एक्सप्लोड होकर के निकलता है, यहां पर एक्सप्लोड होकर के निकलता है। सच स्प्रिंग्स कंटेन डिसॉल्व मिनरल्स विच हैव मेडिसिनल वैल्यू। अब देखो ये पानी धरती के अंदर सारा, तो इस पानी के अंदर कई सारे डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं, और उन डिसॉल्व मिनरल्स की मेडिसिनल वैल्यू होती, जो आपके अंदर कई सारी बीमारियों से आपको राहत दे देते। तो जैसे आपने देखे होंगे, नहीं, मणिकरण साहिब, हिमाचल प्रदेश, ताता पानी, ऐसे कई सारे बने हुए। तो मतलब कभी हम हमारे पेरेंट्स के साथ जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं ना कि बेटा यहाँ इस गर्म पानी के कुंड में नहा लो, निरोगी काया आपकी हो जाएगी, इसके अंदर ईश्वर का आशीर्वाद है। तो आप वो जान सकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमको ये नहा लेना चाहिए, बट उसके पीछे एक विज्ञान है। और विज्ञान क्या है? जो मैंने आपको बताया कि धरती के अंदर से जब वो पानी आउटपोर होता है प्रेशर से, तो मिनरल्स लेकर के आता है, और वही मिनरल्स आपकी बॉडी से मिक्स होकर के
आपकी डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड चीजें खत्म कर देते हैं। इंडियन वोल्केनो के नाम बता दिए सर। भारत के अंदर 2 वोल्केनो है, एक एक्टिव वोल्केनो बेरन, कहां पर है, बेरन आइलैंड, और दूसरा नारकोंडम। नारकोंडम और बेरन, ये 2 आपकी अंडमान एंड निकोबार पर है। दिस इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। नोट कर लो नाम, बेरन एंड नारकोंडम। चलो, अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ वोल्केनो। देखो, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ वोल्केनो तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं। आप चाहो तो इसके अंदर एक शब्द लिख सकते हो, डिजास्टर। एक प्रकार की आपदा है, पॉल्यूशन भी करती है, फायर, फॉरेस्ट फायर, कॉन्टेमिनेशन, जो पोल्यूशन निकलता है ना, टॉक्सिकेंट्स, तो किसी भी चीज को बर्बाद कर देते। ये तो कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट हो जाते हैं वोल्केनो के। वोल्केनो का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता है? पहला, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स इंटीरियर। धरती के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन के लिए हमने इसको यूज लिया था ना डायरेक्ट सोर्स में। दूसरा, मेंटेन अर्थ टेम्परेचर। अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करता। तीसरा, न्यू सोइल फॉर्मेशन, नई मिट्टी बनती है जब लावा जमा होता है। डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, ये याद रखना आप सभी लोग, ज्वालामुखी और ये सब, कि इससे मिनरल्स जमा होते हैं। धरती का तापमान मेंटेन करता। आप देखो ना, जैसे कुकर होता ना, बस वो कुकर की जो सीटी होती है, आप उस सीटी को ज्वालामुखी समझ लो, और अगर आपने उस सीटी को बंद किया तो पूरा कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। बस वैसे धरती के केस में ज्वालामुखी होते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी धरती के अंदर के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए इंटायर हीट एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं। ओके, चलो, अर्थ वोल्केनिज्म हमारा कंप्लीट। नया चैप्टर नहीं है ये, इसी का लास्ट टॉपिक है। ये तो 3 स्लाइड का टॉपिक है बस, गीजर हॉट स्प्रिंग जितना बड़ा बस। चलो आओ, तो सुनामी इज अ जैपनीज वर्ड। सुनामी जो होता है वो जैपनीज भाषा का वर्ड होता है, विच मीन्स हार्बर वेव। पहले तो आप ये दिमाग में बिठा लेना कि ये कोई लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड नहीं है। ये कौन सा वर्ड है? इट इज अ जैपनीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव, किनारे के पास आने वाली। हार्बर मतलब किनारे के पास की वेव। इट इज अ सीरीज ऑफ ट्रेवलिंग ओशन वेव। ओशन वेव की सीरीज होती है विथ अ लॉन्ग, एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा बड़ी होती है। ये होती है सुनामी। लॉन्ग वेवलेंथ मतलब कि क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी जिसकी ज्यादा हो। तो इट इज अ सीरीज ऑफ ओशनिक वेव विथ अ एक्सट्रीमली लॉन्ग वेवलेंथ, बहुत बड़ी वेवलेंथ होती है इसकी। जनरेटेड बाय द डिस्टर्बेंस ओकर प्राइमरीली बाय अर्थक्वेक। धरती के अंदर जब भूकंप आता है समंदर के तल के नीचे, उसी की वजह से, उसी डिस्टर्बेंस की वजह से सुनामी आती है। ओकरिंग बिलो और द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या? अर्थक्वेक की वजह से। जब धरती की सतह पर अर्थक्वेक आता है तो उसी अर्थक्वेक की वजह से शेकिंग होने लगती है, और उसी शेकिंग होने की वजह से सुनामी आती है। ठीक है, इसी को सुनामी बोलते हैं। सुनामी के केस में आपको कुछ चीजें समझाते हैं। देखिए, जब सुनामी आती है ना, तो समंदर का पानी बीच में से बल्ज बनता है, और जब बल्ज बनता है तो किनारे का पानी पीछे की तरफ रिट्रीट होता है। ये ऐसा देखो, जब सुनामी आती है ना तो बीच में से बल्ज बनता है। अगर यहां पर भूकंप आया, जैसे आप एक बड़ी सी थाली उठाना
और थाली में जब नीचे से आप इसे मुक्का मारोगे तो आप बीच में से देखोगे पानी उछल जाता है। जब पानी उछलता है तो किनारे से पानी पीछे आएगा और फिर तेजी से दुगनी रफ्तार से पानी इतना आगे जाएगा कि आपके किनारे को तोड़ करके बाहर गिर जाएगा। सिमिलर हैपनिंग हियर कि पहले पानी यहां तक था, जब बल्ज बना तो पानी पीछे की तरफ रिट्रीट हुआ, बीच में बल्ज बना और एकदम से पानी रिटर्न चला गया। मतलब एक बच्ची की कहानी बताता हूं, 2004 की बात है। एक बच्ची थी, वो थाईलैंड के अंदर किसी बीच के किनारे पर बैठे हुए थे अपने माता पिता के साथ, है ना। शी वॉज विथ हर फादर एंड शी वॉज अ 10th क्लास गर्ल। 10वीं क्लास की लड़की थी, 10वीं क्लास की लड़की थी और वहां पर उसके माता पिता के साथ थाईलैंड के अंदर घूम रहे थे वो। अब हुआ क्या, सडनली उस पॉइंट के साथ साथ कि समंदर का पानी पीछे जाने लगा। अब बच्ची ने, उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसको बताया था कि बेटा जब भी समंदर का पानी पीछे की तरफ जाए, मतलब कि वो समंदर का एक एबनॉर्मल फिनोमिना है और वहां पर सुनामी आ सकती है। ये उस बच्ची को उसके टीचर ने बोला था। उस बच्ची ने उसके माता पिता को बोला और उसके माता पिता ने लोगों को अवेयर कराया। वो लोग वहां से फटाफट निकले और लगभग 100 से ज्यादा लोगों की उस बच्ची के चलते जान बच गई। टिली स्मिथ, समझ रहे हो, क्योंकि उसने उसकी ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा था। अब हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा कर दे, पर उसको करने में बहुत सारी समस्या है। सबसे पहली समस्या तो आपको, आपके जो ज्योग्राफी के टीचर है उन्होंने बोला कि जब समंदर का पानी पीछे जाए मतलब बेटा वो एक गलत फिनोमिना होता है, आपको उसको छोड़ना होगा। तो पहले तो आप टीचर की बात नहीं सुनो। सबसे पहला पॉइंट तो आप कहां से मना करना शुरू करोगे? टीचर से। उन्हीं की बात नहीं सुना, अपनी बात में लगे रहे। पहला पॉइंट तो टीचर की नहीं सुनी। दूसरा पॉइंट आपका यह आया कि आपने टीचर की सुनी और आपने आपके माता पिता को बोला, तो आपके माता पिता ने बोला चुप रहे, चुपचाप नहा ले, पानी पीछे गया, कीचड़ कीचड़ हो गया, थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। मूर्ख, क्या बकवास कर रहा है, ये पानी पीछे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर आपने ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पार कर लिया, अपने माता पिता को मना लिया, तो आपके माता पिता और आप मिलकर के वहां लोगों को नहीं समझा सकते। अगर आप लोगों को समझाने जाओगे कि दैट इट इज एन एबनॉर्मल फिनोमिना, समंदर का पानी पीछे जा रहा हो, तेजी से आपकी तरफ, आगे की तरफ आएगा, जल्दी छोड़ो, तो लोग बोलेंगे चला क्यों नहीं जाता, मुझे तैरना आता है, वो सुनामी में तैर लेगा। तो देखिए हमारे यहां पर समस्याएं बहुत ज्यादा है, बट फिर भी आप कोशिश कीजिएगा बचाने की। ठीक है, चलो सुनामी के आने के कारण, पहला कारण है अर्थक्वेक। जब भूकंप आता समंदर के तल के नीचे तो भी सुनामी आ सकती है। तीसरी कंडीशन है सबमरीन लैंडस्लाइड। सबमरीन लैंडस्लाइड का मतलब होता है समंदर के अंदर कोई जमीन का टुकड़ा टूट के धंस जाए, बड़ा सा टुकड़ा, तो भी पानी को डिसबैलेंस कर देगा। तीसरा सबमरीन वोल्केनिक इरप्शन, समंदर के अंदर कोई बड़ी ज्वालामुखी फट जाए तो वो भी पानी को उछाल देगी, ज्वालामुखी ला देगी। और लार्ज मेटेरोइड फॉल, एक बड़ा सा मेटेरोइड आकर के धरती पर गिर जाए पानी के ऊपर, तो भी सुनामी आ जाएगी। ठीक है, तो ये होती है सुनामी। आगे बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सुनामी। तो सुनामी के कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होते फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ ऑफ ए फिशरमैन। सबसे पहला होता मछुआरे के जीवन का बर्बादी। मछुआरों को बेचारों को समझ नहीं होती, वो समंदर के अंदर बेखौफ और नेक इरादों के साथ नाव लेकर के जाते हैं, और जब सुनामी आती है तो सबसे पहले उनकी मछली और उनकी नाव सब कुछ बर्बाद कर देती है। इट डैमेज टू द कोरल रीफ्स। कोरल्स क्या होते हैं मैं आपको ओशनोग्राफी के ऊपर पढ़ाऊंगा। कोरल्स जो होते हैं समंदर के अंदर पाई जाने वाले मूंगा की चट्टानें होती है, ओशनोग्राफी में आपको बताऊंगा। तो कोरल्स को डैमेज कर देता है। समंदर के पास पाए जाने वाला फ्लोरा फोना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स स्पीसीज और फोना मतलब एनिमल स्पीसीज, दोनों को बर्बाद कर देता। मून की एक्टिविटी से बेहतर टाइड्स आते, सुनामी नहीं आती आदित्य। तो इट मे टेक्स एन ईयर फॉर द कोरल टू बिकम अगेन हेल्दी। लगभग साल भर लग जाता उन कोरल्स को जो एक दिन की सुनामी से डैमेज हुए थे अपने आप को रिकवर करने में। मैनग्रूव्स जो समंदर के किनारे पर होते हैं ना, इनको उखाड़ फेंकती है। जब सुनामी आती है ना तो सैंडबार, मैनग्रूव्स ये क्या करते हैं, उसकी स्पीड कम कर देते हैं। ओके, अरे ये क्या आ गया। चलो क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थक्वेक इज करेक्ट? द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव फोकस इज नोन एज एपिसेंटर. Earthquake generate primary and secondary wave that radiate outward from the earthquake focus. Deep focus earthquake are likely to cause more damage than the shallow focus earthquake. कितना प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल एक एक पॉइंट पे हमने बात कर ली।
इशू, बेटा कोरल जो होते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टाने होती, जिंदा चट्टाने समंदर के अंदर पाई जाती, कोरल पॉलिप्स बोलते हैं उनको। ओशनोग्राफी में पढ़ा दूंगा ढंग से, क्योंकि उसके अंदर सैलिनिटी और सब पॉइंट आएंगे। इतना आसान होता तो मैं एक बार में बोल देता। सुरभि, शुक्रिया बच्चा। जिस किसी ने भी कल की क्लास ली होगी आराम से उसका ये आंसर बन रहा है, बी इज द राइट आंसर। एपिसेंटर फोकस के वर्टिकल होता है ऊपर की तरफ, अर्थ प्राइमरी और सेकेंडरी वेव यहां से जन्म लेती है। डीप फोकस अर्थक्वेक इतने अंदर होते हैं कि वो फील भी नहीं हो पाते, शेलो फोकस अर्थक्वेक इंपैक्ट करते हैं। तो 1 and 2 विल बिकम द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा मैग्नीट्यूड स्केल ऑफ अर्थक्वेक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू दी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड किससे नापते हैं? कल ही की क्लास में बताया था, बिल्कुल आदित्य, 300 से 700। साहिल, हाँ मुझे मेरा प्रोमिस याद है बेटा। सिंपल क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड स्केल मतलब एनर्जी स्केल। रिक्टर स्केल। ठीक है, यहां पर अगला क्वेश्चन, द वोल्केनिक इरप्शन इज अकंपनाइज्ड बाय अर्थक्वेक। वोल्केनो इरप्ट वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड इन द एटमॉस्फेयर। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे, तो बी विल बिकम द करेक्ट आंसर। वोल्केनो अकंपनाइज्ड बाय अर्थक्वेक, बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को। और वोल्केनो इरप्ट वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, ये भी सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो दोनों अपनी जगह सही है। फ्लड कब आती है एंड साइक्लोन, ये दोनों मीटेरोलॉजिकल फिनोमिना है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं जियोलॉजिकल है, जियोलॉजिकल। बाढ़ कब आती है? जब बरसात ज्यादा होती है, या फिर कोई डैम टूट जाता है, या सुनामी का पानी अंदर घुस जाता है, तब बरसात आती है। बरसात एक मीटेरोलॉजिकल फिनोमिना, मौसमी आपदा हो, है ना। चलो, तो यहां पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता बेटा। अब अगली क्लास हमारी स्टार्ट होगी 7:45 पे, 25 मिनट पे बाद। तब तक आप थोड़ा चिल हो जाइए। अब हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। मैंने हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया, आप बेफिक्र रहिए, बस आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो। सो विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। अब मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास के अंदर।